मैं प्रोफेसर भावेश कुमार चौहान, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीबीडी NITM, आप सभी का पावर सिस्टम एनालिसिस कोर्स में स्वागत करता हूं। आज हम पावर सिस्टम स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, जिसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं जैसे सर्वप्रथम स्टेबिलिटी क्या होती है, एक स्टेबल सिस्टम से हमारे क्या मायने हैं, देन टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी के कितने प्रकार हैं, और स्टेबिलिटी या किसी भी सिस्टम को स्टेबल होने के लिए एक निश्चित रेंज होती है, तो वो टॉलरेंस लिमिट क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी के लिए, उसको भी हम समझेंगे। साथ में स्टेबिलिटी के कई प्रकार में एंगुलर स्टेबिलिटी, जिसको रोटर एंगल स्टेबिलिटी भी कहते हैं, उसकी एक विशेष भूमिका है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। एंगुलर स्टेबिलिटी में भी कई प्रकार हैं, जिसमें विशेषतः स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी एवं डायनेमिक स्टेबिलिटी है। आज हमारी चर्चा विशेष रूप से स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी पर केंद्रित होगी। देन इसी रेफरेंस में आगे हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंतर्गत और डेरिवेशन ऑफ स्विंग इक्वेशन और उस पर एक आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे। स्टेबल सिस्टम क्या है? स्टेबल सिस्टम या स्टेबिलिटी के क्या मायने हैं? आप इसको इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक एबिलिटी है किसी भी सिस्टम की डिस्टरबेंस को बियर करने। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो इट इज़ एन एबिलिटी टू विदस्टैंड द डिस्टरबेंस विदाउट लूजिंग आउट द सिंक्रोनिज्म। तो स्टेबल सिस्टम से क्या मायने हैं? एक साधारण अगर एग्जांपल देखें तो अगर एक इंसान को कोई दूसरा इंसान अनर्गल बातें कह देता है और उस अनर्गल बात के से दूसरा इंसान या तो रिएक्ट नहीं करता या कुछ ही समय में वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, तो हम ऐसे इंसान को स्टेबल कह सकते हैं। इसके विपरीत अगर कोई इंसान किसी के कुछ कह देने पे अपना आपा खो देता है तो उसको हम अनस्टेबल पर्सन कहते हैं। इसी को अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या पावर सिस्टम के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पावर सिस्टम में जाने अनजाने, एक्सीडेंटली और अदरवाइज डिस्टरबेंस होते रहते हैं। तो उन डिस्टरबेंस को सहने की सिस्टम की क्या क्षमता है कि वो उन डिस्टरबेंस के बावजूद अपनी नॉर्मल स्टेट को बरकरार रखे। हो सकता है कुछ समय के लिए उसकी कुछ पैरामीटर्स बदल दें, लेकिन अगर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन से में फिर से रिस्टोर हो जाता है तो हम उसको स्टेबिलिटी कहते हैं या स्टेबल सिस्टम कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी के अगर हम प्रकार कहें तो उसमें मुख्यतः वोल्टेज स्टेबिलिटी आती है, दूसरा फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी और तीसरा रोटर एंगुलर स्टेबिलिटी या जिसको एंगुलर स्टेबिलिटी भी कहते हैं। वोल्टेज स्टेबिलिटी के क्या मायने हैं? तो ये अगर आप इस सिस्टम को देखें ध्यान से तो इस सिस्टम में स्टेबिलिटी पे, तो अगर इस सिस्टम को अगर हम देखें तो इसको अगर पुश करें किसी भी तरफ, अगर लेफ्ट में या राइट में, तो आप देखेंगे तो इट विल रियली फॉल डाउन, इट विल नॉट बी एबल टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। सो दिस सिस्टम विल बी कॉल्ड अनस्टेबल सिस्टम। कंट्रेरी टू दिस, इसके विपरीत अगर इस वैली पॉइंट को देखें तो अगर इसमें हम कोई फोर्स एक्ट करेंगे तो ये अपनी दिशा को बदलेगा और उसके बाद स्वतः ही वापस आएगा। हो सकता है कुछ दूरी तक यहाँ जाए, इसके बाद फिर ये वापस इधर स्विंग आएगा और ये एम्पलीट्यूड लगातार कम होता चला जाएगा और अंततः ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं। तो स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। देन वोल्टेज स्टेबिलिटी पे जैसा हम कह रहे थे, इसके क्या मायने हैं? वोल्टेज स्टेबिलिटी से मायने हैं कि द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज
और इट चेंजेस विद इन ए सर्टेन लिमिट। अगर वोल्टेज स्टेबिलिटी की बात कहें तो ये ±5% रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है। और वोल्टेज स्टेबिलिटी पर अगर चर्चा कहें तो पूरी बुक्स भी लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ हमको इसको इस कायदे से समझना है कि हम वोल्टेज स्टेबिलिटी से ये मायने हैं कि सभी बसेस जो नेटवर्क सिस्टम में बसेस हो सकता है 20 हो, 1000 हो, 500 हो, तो वहाँ वोल्टेज कांस्टेंट रहे या 5% प्लस माइनस की रेंज में रहे, तो आपका वोल्टेज कोलैप्स नहीं होगा, वोल्टेज फॉल आउट नहीं होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इंश्योर करना होता है एज ए पावर सिस्टम इंजीनियर कि वोल्टेज स्टेबल रहे, मीन कांस्टेंट रहे, सो दैट द सिस्टम डज नॉट कोलैप्स। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी से मायने हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहे, फ्रीक्वेंसी शुड नॉट चेंज, और इफ इट चेंजेस द टॉलरेंस लिमिट, द स्टेबिलिटी लिमिट इज़ 1%, ओके, ±1%। यानी कि अगर भारत की बात करें तो 50 हर्ट्ज़ जो है वो मानक फ्रीक्वेंसी है, ±1% से मायने हैं कि 49.5 to 50.5 इज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज। इसके कई तरीके हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारी चर्चा विशेष रूप से केंद्रित है एंगुलर स्टेबिलिटी पर, तो एंगुलर स्टेबिलिटी में जैसा पहले भी कहा कि दो विशेष प्रकार हैं, जिसमें कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी है और ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी से मायने क्या हैं? स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी से मायने हैं कि अगर कोई डिस्टरबेंस ग्रेजुअल है और स्लो है, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिकल लोड की बात करें तो सिस्टम में, किसी भी पावर सिस्टम में इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ता घटता रहता है, लेकिन अगर ये बढ़ता हुआ लोड या घटता हुआ लोड ग्रेजुअल है, स्लो है, तो इसको हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के अंतर्गत समझते हैं, पढ़ते हैं। जबकि इसके विपरीत ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी में सडन चेंज ऑफ लोड को समझा जाता है। सडन चेंज ऑफ लोड से क्या मायने हैं? सडन चेंज ऑफ लोड से मायने हैं जैसे स्विचिंग ऑपरेशंस या लॉस ऑफ लोड या लॉस ऑफ जनरेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर फॉल्ट्स, तो ये सारे हम ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं। रिलेटिवली लार्ज डिस्टर्बेंस, दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग sudden means they are sharp, they may be random, but if they are within a limit, of course we will say that system is able to regain its normal position, we will call it transient stable power system. Dynamic stability जो है वो एक तरीके से स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का ही प्रकार है, और इसको स्मॉल डिस्टर्बेंस के अंतर्गत ही समझा जाता है, बट वो डिस्टर्बेंस पीरियोडिक है। तो अगर वो डिस्टर्बेंस पीरियडिक है, रिपीटेटिव है, तो देन वी डिस्कस इट अंडर द हेड ऑफ डायनेमिक स्टेबिलिटी। देन so it is a capability, steady state stability is a capability of electrical power system to maintain initial conditions after the disturbance, or to resume the normal positions even if the disturbance is present. So it is a restoring capability of a system. Now it concerns with slow and gradual, as I said earlier. Now in this context, Singh equation is a very popular equation which describes the relative motions between the rotor axis and the synchronously rotating stator field axis with respect to the time. तो आप यहाँ देखिए कि बेसिकली अगर हम सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें तो हमारा रोटर होता है, उस पर एक एक्साइटेशन दिया जाता है, साथ में अगर स्टेटर पे देखें तो सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है, जो कि ये रोटर का जो पोजीशन है, दिस इज व्हाट इज दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर, दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटर, ओके, एंड दिस इज ए synchronously rotating magnetic field, this is a synchronously rotating magnetic field and this is a reference axis. तो
हम देखते हैं कि ये जो रिलेशन है बिटवीन लोड एंगल, जिसको डेल्टा भी कहते हैं, उसका टाइम के साथ क्या वेरिएशन है. सो दैट इज व्हाट वी सी अंडर द हेड ऑफ स्विंग इक्वेशंस. So you might have seen this curve. This is a delta, this is a t, this is the time. Okay. There are certain assumptions that we presume in the swing equations. The two major assumptions are damping is neglected and machine is considered lossless. So let's see this swing equations. So this is let's say theta angle. This is a reference axis. This is a reference axis. This is a delta naught. This is the initial rotor angle. So you can see in this equation, this is the time t. This is a time t. This is time t. Okay. So if this is delta naught, this is the initial rotor angle. After time t, what will be the value of theta? So this is theta after time t. So if you remember first equation of motion, then with this theta you can find out theta t, because omega s is the speed which is given, and after time t, and then delta is this. So let's say rotor angular speed as we presume, जैसा कि हमने माना कि वो डब्ल्यू आर दी हुई है, दिस इज डी थीटा अपॉन डी टी. सो दिस if you see this equation and if you differentiate this equation, अगर हम इस equation को differentiate करें with respect to time t, तो what will be the form? The form will be omega s, because we are differentiating with respect to t, so it will be omega s, then this will be d delta by dt. Okay, and this is d theta by dt, so this is omega r. Okay, if we double differentiate this same equation, okay, then we get this acceleration. This is an angular acceleration. So this will be d omega r by dt. Okay, r is the rotor angle speed, rotor speed, and this omega s, you know, synchronous speed is constant. Since synchronous speed is constant, so this will be 0. Okay, and this will be d2 delta, this, because we are taking second derivative, dt square. So from this we can understand that this is alpha. Okay, this will be equal to d omega r by dt. Okay, so and this is equal to d2 delta by dt. So we can say with this part that d2 theta upon dt square will be equal to d2 delta upon dt square, meaning thereby this acceleration will be equal to alpha will be equal to d2 delta by dt square. मीन्स रोटर एंगल का जो टाइम के रेफरेंस में सेकंड डेरिवेटिव आएगा, यानी कि स्पीड का, रोटर एंगल स्पीड को आपने फिर से फर्दर डेरिवेट किया है, तो ये जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू द एंगुलर एक्सेलरेशन. बिसाइड दैट देयर इज अनदर फार्मूला P इक्वल टू m alpha. Okay, because what is PA? PA is equal to T is an accelerating torque, okay, which is equal to Tm minus T. What is Tm? Tm is the mechanical torque. This is a mechanical torque. And what is T? T is electrical torque. It is a electrical torque. So if you multiply this with omega r, then you also multiply this with omega r, and you also multiply this with omega r. So you will get basically Pm minus P. Okay, Pm minus P. So this Pa is basically accelerating power. This is accelerating power. So at steady state we can understand that these two, Pm and Pe, will be equal. Okay, so Pa is 0. But if from this formula you can see that what is alpha? Alpha is d2 theta upon dt square. So if you substitute alpha with this, so you get Pa equal to m d2 theta by this, and Pa will be equal to like this, because this can be replaced with this that we found out in this equation. Okay, so this is also called the swing equation. This is also called द स्विंग इक्वेशन. तो ये स्विंग इक्वेशन का ही प्रकार है.
स्विंग इक्वेशन को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पी ए इक्वल टू जी एच 180 एफ मल्टीप्लाइड बाई डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर. Basically m, which is inertia constant, this can also be written as gh by 180 f. सपोज कीजिए कि आपको m की वैल्यू जो inertia constant है वो MVA में दिया हुआ है, तो आप और वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिग्री में है, तो देन आप m को रिप्लेस कर सकते हैं. m इज ऑल्सो इक्वल टू जी एच अपॉन 180 f. ओके, एंड g इज व्हाट इज g? g इज बेसिकली द MVA बेस, इट इज MVA बेस. और अगर आपको पर यूनिट में ये एक्सप्रेशन निकालना है तो यहाँ G यू विल नॉट बी हैविंग G, यू कैन ऑल्सो राइट बिकॉज दिस विल बी इन ए यूनिट, ओके, मेगावाट, बट दिस विल बी इफ वी टेक H बाई 180 F मल्टीप्लाइड बाई D टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर, देन द आंसर विल बी इन पर यूनिट में. यानी कि अगर स्विंग इक्वेशन को पर यूनिट के एक्सप्रेशन में लिखना है जो कि इलेक्ट्रिकल डिग्री में है, तो देन यू नीड नॉट टू राइट इवन जी, यू कैन स्ट्रेट अवे राइट एच अपॉन 180 एफ, ओके, मल्टीप्लाइड बाई डी टू डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर. तो दैट विल बी इन पर यूनिट बट इन इलेक्ट्रिकल रेडियन. So there are various forms of swing equations. The another form could be you can also write swing equation as yes, GH 180, instead of 180 you can write pi f. Okay, so this is d to delta upon dt square. This is also a form of swing equation. So basically swing equation original form is pa m d to delta upon dt square, but if in numerical or if in question or if in data the value is not straight away given in form of m, then you can also use these forms, because the value the input values may be in form of h, it may be MVA base might be given which is equal to g, or the data might be given in per unit. So instead of writing m, you can also write h upon 180 f or h upon pi f. So this is basically with reference to the different input values. Okay, so this is, let's take a simple numerical. It's a 3-phase 2-pole 50 hertz synchronous generator, has a rating of 250 MVA and power factor is given as 0.8 power factor lagging. The kinetic energy of the machine is given as 1000 megajoule and N is given as, means the machine is running at synchronous speed. The power which is given is the input power, the power which is being delivered by this machine is given as 60 megawatt. तो मशीन 60 मेगावाट पावर डिलीवर कर रही है और जो डेल्टा है, जो रोटर एंगल है जिसको लोड एंगल भी कह सकते हैं, पावर एंगल भी कह सकते हैं, ओके, इट इज गिवन एज 10 इलेक्ट्रिकल डिग्री. ओके, एंड लोड इज सडनली रिमूव्ड, मीन्स आफ्टर द फॉल्ट, मीन्स इट इज गिवन दैट विद द डिस्टर्बेंस द लोड इज सडनली रिमूव्ड. Now alpha is constant for 10 cycle. It is given for this problem that the angular acceleration is remaining constant for 10 cycles. यानी कि 10 cycles तक जो आपका angular acceleration है वो नहीं बदल रहा है. तो question is raising an objective that what will be the value of delta after 5 cycles. तो जैसा कि दिया हुआ है कि इससे क्या क्या हमारे पास इनपुट डेटा में रेफरेंस दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ 3-phase मशीन, नंबर ऑफ पोल्स आर गिवन एज 2, फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 हर्ट्ज, ओके, रेटिंग इज गिवन एज 250 MVA, ओके, काइनेटिक एनर्जी, ओके, विच इज ऑल्सो यू कैन से GH, this kinetic energy also equal to GH, it is given as 1000 megajoule, okay, and N is, means system is running, system किस speed पे run कर रहा है, it is running at synchronous speed. So synchronous speed NS, what is NS? NS is 120 F by P. What is the frequency? Frequency is 50 hertz. Okay,
and then how much is number of poles? Number of poles are 2. Number of poles are 2. So, what will be the value? In fact, this will be, if you see, this is 3000 because okay, this is ns. Ns is given like this. Well, so it is asking what will be the delta. Okay, the values, different values that are given. We have taken note of this. So, first of all, in this case, since frequency is given as 50 hertz, okay, because it is a 50 cycles, then we can find out the time interval at after which we want to know the rotor angle, because in question what is asked, what is required, it is required as delta t. Question is asking for what is delta t. So, this is 50 hertz. Okay. So, after how many cycles it is asking? It is asking after 5 cycles what will be the delta value, and delta naught is given as 10. Okay. Initial rotor angle is given as 10. Well, so we can write, so this is t 5 cycle, after 5 cycle we have to evaluate. Okay. So, this will be 1 upon 50. So, what will be? This will be 1 0 after we can say that after 0.1 second we have to require, because this is after 5 cycle we have to require, and this is 1 by 50. So, basically the time t, the t is 0.1 second. Now, as I said, the swing during explaining swing equation, that m is also equal to gh upon 180 f. So, m is gh. What is gh? Gh is also kinetic energy. Gh is also kinetic energy. So, we can write what is the kinetic energy value given? It is given as 1000 megajoule. Okay. Beside, this is 180 and frequency is given as 50. Frequency is given as 50. So, 50, if you see this, we can say this 0 0 cancelled out, this is 2. So, this will be 1 by 9. Okay. So, this inertia constant will be 1 by 9, okay, per second square, means it is a inertia constant in fact. So, alpha, we have to find alpha, because as per swing equation you know Pa is also equal to m alpha. So, we can find alpha. What is Pa? Pa is the power delivered. Okay. So, power delivered is given as, how much power delivered given? Power delivered is given as, okay, 60 megawatt. So, 60 megawatt. So, we can say this is 60 upon how much is this? This is 1 by 9, because we have evaluated just now. Okay, we have evaluated just now this L. So, this is 60 by this will be 540. Okay. This is alpha, this is power delivered. So, we got alpha. Now, we know the second equation of motion, which is also applicable on rotor angle. So, alpha t is also equal to alpha naught, which is the initial rotor angle, okay, and this is 1 by 2. You remember that equation that we studied even in high school days, as equal to ut plus half at square or gt square, that, okay. So, similar equation is relevant here. So, in this is delta t is also delta naught plus half alpha t square, okay, because this ut is here, t is 0. So, at time t equal to 0, it is the initial rotor angle. So, this is how much? This is given as 10. If you remember, this is given, initial rotor angle is given as 10 electrical degree. Okay. So, this is 10, 0.5, okay, multiplied by how much alpha we got? Alpha we got this 60 by 1 and this is 540. So, we can write 540 multiplied by t square. How much was t? T was coming as 0.1 second. Okay. So, this was 0.1 second. So, we can say 0.1 square, 0.1 square. So, this will be 10 plus 0.5 multiplied by 540, okay, multiplied by 0.01, okay, because 0.1 square will be like this. So, this will be 10, ये 0.5 है, 540 का 270 रह जाएगा, this will be 270. So, this will be 10 plus 2.7, it will be 10 plus 2.7. So, basically answer will come as
12.7 electrical degree. It will be 12.7 electrical degree. So we will be able to means with the help of this equation we are able to find out the angle after 5 cycles delta. Okay. So basically with the swing equation we are able to understand the rotor positions. Okay. एंड बेसिकली और इन अदर वर्ड्स अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें आसानी से, तो स्विंग इक्वेशन हमको विद द हेल्प ऑफ नॉन लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन रोटर एंगल और पावर एंगल या लोड एंगल जिसको कहते हैं उसकी पोजीशन को डिफाइन करने में मदद करती है. और हम इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रोटर एंगल और जो पावर एंगल है दैट ऑल्सो help us, means because if this is P, this is delta, so it tells us that this with a disturbance this rotor angle will change. So this rotor angle should come to some stable position. जिससे अगर हम स्टडी स्टेट लिमिट की बात करें तो वो स्टडी पोजीशन पे रिटेन कर पाएगा या नहीं, या अल्फा जो है या डेल्टा जो है वो डेल्टा मैक्स लिमिट्स के अंदर ही सस्टेन करेगा. स्विंग इक्वेशन हमारी मदद करती है. और अंततः अगर हम कहें तो स्टेबिलिटी के मायने इट इज़ ए एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू विदस्टैंड एनी डिस्टर्बेंस एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट वंस द डिस्टर्बेंस हैज़ एक्टेड or it is still present or it has been removed within a certain time frame. So there are other methods also like graphical method. We will discuss that method in follow up lectures. I thank you for your valuable time and I am sure power system stability के reference में आप दूसरा जो कि equal area criterion है उसको भी आगे समझेंगे. धन्यवाद.